1939 में फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना किसी भारतीय नेता की सहमति के इंडिया को युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे इंडियन लीडर्स और कांग्रेस में गहरा असंतोष फैला। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले इंडिया को स्वतंत्रता प्रदान करे और उसके बाद ही भारतीय सेना को युद्ध में शामिल किया जाए। कांग्रेस की एक प्रमुख ये भी डिमांड थी कि इंडिया को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, जबकि मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग पर जोर दे रही थी और चाहती थी कि भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को युद्ध में इंडियन रिसोर्सेस और मैन पावर की उस समय जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इंडियन लीडर्स का समर्थन प्राप्त करने के लिए अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया, मतलब अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। चलिए की प्रोविजंस डिस्कस करते हैं अगस्त ऑफर के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया को फ्यूचर में, भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही। यह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अधीन एक स्वतंत्र देश का दर्जा होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वादा किया कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाएगा। इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को शामिल करने की बात भी की गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी घोषणा की कि युद्ध के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, जिसमें इंडियन लीडर्स को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विशेषतः मुस्लिम नेताओं, खासकर मुसलमानों को यह आश्वासन दिया गया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा। तो ये तो हो गया अंग्रेजों की तरफ से अगस्त ऑफर में क्या क्या शर्तें रखी गई थी। अगर हम भारतीयों के रिस्पॉन्स की बात करें तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की कोई स्पष्ट बात नहीं की गई थी और केवल डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था। कांग्रेस का मानना था कि यह प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक दिखावा मात्र है। मुस्लिम लीग ने अगस्त ऑफर का समर्थन किया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी का वादा किया था। गांधी जी ने अगस्त ऑफर को एक पोस्ट डेटेड चेक, तारीख के बाद का चेक कहकर इसकी आलोचना की और इसे भारत के स्वराज की मांग के विपरीत बताया। अगस्त ऑफर के बाद महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसमें इंडिविजुअल लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में शामिल होते। इसका उद्देश्य ब्रिटिश रूल के खिलाफ अहिंसक विरोध करना था। इसके बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। देखिए 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लीडर्स को अगस्त ऑफर दिया था, लेकिन इसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजने का निर्णय लिया। क्रिप्स मिशन इंडिया में 22 मार्च 1942 में आया। क्रिप्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर सहित अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया, जिससे यह मिशन भी असफल हो गया। क्रिप्स मिशन के अगर हम प्रस्ताव को डिस्कस करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव दिया था कि युद्ध के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा, जो इंडिया के लिए नया संविधान तैयार करेगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि अगर किसी प्रोविंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत बनने वाले संविधान को स्वीकार नहीं करना है तो वह अलग होकर एक अलग स्टेट बना सकता है। भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया, जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के भीतर एक स्वतंत्रता का दर्जा होता है। युद्ध के दौरान इंडियन लीडर्स को गवर्नमेंट के भीतर अधिक इन्फ्लुएंस और भागीदारी दी जाएगी। तो ये सभी शर्तें ब्रिटिशर्स ने भारत पर रखी थी। अगर हम इसके रिस्पॉन्स की बात करें तो कांग्रेस की मांग थी कि भारत को युद्ध के दौरान ही पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दे रही थी। क्रिप्स मिशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि प्रोविंशियस को भविष्य के संविधान से बाहर निकलने का अधिकार होगा, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार माना, क्योंकि इससे देश का विभाजन हो सकता था। मुस्लिम लीग ने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग को बढ़ावा दिया, लेकिन क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव केवल प्रोविंसेस को अलग होने का अधिकार दे रहा था, जो मुस्लिम लीग की मांग को पूरा नहीं करता था। तो 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन के माध्यम से इंडियन लीडर्स को वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट के बदले फ्यूचर रिफॉर्म्स का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह मिशन भी असफल रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर टू में भारी नुकसान हो रहा था और वे इंडियन रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे थे। इससे इंडियन इकोनॉमी और लोगों पर भारी असर पड़ा। गांधी जी ने यह समझा कि इंडियन पॉपुलेशन अब ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार है। कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अंतिम संघर्ष का निर्णय लिया। तो अब आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने यह मोमेंट
8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, जो कि वर्तमान मुंबई है, वहां पर ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी ने डू और डाई का नारा देते हुए इंडियंस से अपील की कि वे ब्रिटिश रूल के खिलाफ सभी प्रकार से लड़े। गांधी जी और अन्य कांग्रेस लीडर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय क्षेत्रों से तुरंत निकलने का आह्वान किया। क्विट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत भारत को छोड़ दे। इसके अलावा इंडियन लीडर्स का मानना था कि इंडियन पीपल अपने देश को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं और उन्हें ब्रिटिश रूल की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य इंडियन सोसाइटी के सभी वर्गों को एक साथ लाना और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट करना था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया और आंदोलन पूरी तरीके से और रफ्तार से फैलने लगा। ब्रिटिश रूल के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। लोगों ने ब्रिटिश सिंबल जैसे कि पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशनों पर हमला किया। इस ब्रिटिश रिप्रेशन मतलब ब्रिटिश दमन के बावजूद कई जगहों पर लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई, जैसे कि बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र और तमलुक बंगाल में पैरेलल गवर्नमेंट्स का गठन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई, जैसे कि अरुणा असफ अली, उषा मेहता जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का संचालन कर आंदोलन को और बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से 1942 में हमको देखने को मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से बहुत ही कमजोर हो चुका था और उसे अपनी कॉलोनीज को जल्द से जल्द स्वतंत्रता देने की आवश्यकता थी। कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया की मांग कर रही थी, जबकि मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाया। इस टेंशन को हल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन भेजा। मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसके सदस्य थे लॉर्ड पैटिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के की प्रपोजल को डिस्कस करें तो इसमें 3 टायर सिस्टम की बात की गई, 3 स्तरीय शासन प्रणाली की। पहला यूनियन गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के पास डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन का अधिकार होगा। दूसरा ग्रुप गवर्नमेंट्स, प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। ग्रुप ए में हिंदू बहुल प्रांत उत्तर और मध्य भारत के रखे गए। ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल प्रांतों को रखा गया, पंजाब, NWFP और सिंध। ग्रुप सी में बंगाल और असम को रखा गया। एंड तीसरा प्रोविंसेस, प्रांतों को ऑटोनॉमी देने का प्रावधान था, यानी उन्हें अपने मुद्दों पर खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के की प्रपोजल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने की बात भी की गई। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें चुने हुए भारतीय नेता, इलेक्टेड इंडियन लीडर्स, भारत का संविधान बनाएंगे। इसमें कहा गया कि इस सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिनमें प्रांतों और रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग राज्य, सेपरेट स्टेट की मांग को अस्वीकार कर दिया और एक एकजुट भारत मतलब यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा की प्रपोजल में इंटरिम गवर्नमेंट के गठन की बात की गई। एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें भारतीय नेताओं के पास कार्यकारी शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर होगी। इसका उद्देश्य पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुचारू बनाना था। तो बेसिकली ये था कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और भारतीय नेताओं जैसे कि जिन्ना और नेहरू से बैठकें की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना की घोषणा की, जिसमें एक संयुक्त भारत, यूनाइटेड इंडिया का विजन जो है वो प्रस्तुत किया। हम यहाँ पर कैबिनेट मिशन पर कांग्रेस की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस ने प्रारंभ में इस योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रांतों के समूह ग्रुपिंग सिस्टम पर मतभेदों के कारण समर्थन कम हो गया। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र मतलब सेंट्रल पावर की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग ने शुरुआत में इस योजना को स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान की मांग न माने जाने पर इसे अस्वीकार कर दिया। फाइनल आउटकम की बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। मुस्लिम लीग ने
16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, जिससे कम्युनल वायलेंस मतलब सांप्रदायिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य एकजुट भारत बनाना था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों के कारण इसे सफलता नहीं मिल सकी। इस असफलता के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरी विभाजन रेखा ने यह साफ कर दिया कि इंडिया का विभाजन अनिवार्य सा हो गया। तो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हो गया था। बंगाल, पंजाब, अन्य इलाकों में कम्युनल वायलेंस का प्रकोप बढ़ने लगा था, जिससे एक यूनाइटेड इंडिया का सपना और भी मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी, जबकि कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया की पक्षधर पर खड़ी हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महसूस किया कि इंडिया में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने का एकमात्र विकल्प है विभाजन। इसी उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया, ताकि वे इंडिया के स्वतंत्रता और विभाजन के लिए एक योजना प्रस्तुत करें। तो इसके बाद आती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों को डिस्कस करें तो माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया का विभाजन इंडिया और पाकिस्तान में करने का निर्णय लिया गया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया, जिसमें हिंदू मेजोरिटी एरिया इंडिया में और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान में शामिल किए गए। पंजाब और बंगाल प्रांतों को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, एक हिस्सा इंडिया में और दूसरा पाकिस्तान में शामिल किया गया। इसके अलावा सिलहट, जो कि असम का एक क्षेत्र था, वहां पर रेफरेंडम कराया गया, ताकि यह तय किया जा सके कि यह क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा या फिर इंडिया में रहेगा। असम का यह क्षेत्र जो था सिलहट, देखिए भारत के विभाजन के समय यह विवादित क्षेत्र बन गया था, क्योंकि यहाँ की आबादी में दोनों हिंदू और मुस्लिम समुदाय थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया, ताकि यहाँ के लोगों से यह तय कराया जा सके कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में। रेफरेंडम में सिलहट के अधिकांश लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इसके अलावा माउंटबेटन प्लान के की प्रोविजंस में भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया गया। भारत में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट भी थी। इन राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत या फिर पाकिस्तान में किसी भी एक में शामिल हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया, जिनकी अध्यक्षता सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। यह आयोग यह तय करेगा कि विभाजन के बाद कौन से क्षेत्र इंडिया में जाएंगे और कौन से पाकिस्तान में। कांग्रेस ने फाइनली इस योजना को स्वीकार किया, क्योंकि वे इंडिया के इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दे रहे थे। कांग्रेस को यह समझ में आ गया था कि विभाजन अब टालना संभव नहीं है। मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन प्लान को खुशी के साथ में स्वीकार किया, क्योंकि यह उनकी सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान की मांग को पूरा कर रहा था। ब्रिटिश रूल का इंडिया में लगभग 200 साल के बाद में फाइनली अंत हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत को आज़ादी मिल जाती है। पूर्ण सत्ता जो है वो इंडियन लीडर्स को सौंप दी जाती है। फाइनली 1947 में 15 अगस्त को भारत जो है वो आज़ाद हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया गांधी एरा 1916 से लेकर लगभग हमने 1947 तक के टाइम पीरियड को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में हर एक इवेंट को आपको समझाते चलूं एंड आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत एग्जाम में बनते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से आपने लेक्चर देख ही लिया है, एक दो बार आप रिवाइज कर सकते हो, स्टोरी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सारी सेट हो जाएगी। अब करना यह है कि टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने गांधी एरा से रिलेटेड आपको टेस्ट दे रखा है। पिछले सालों में अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में दिए आपको। तो अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। इस टॉपिक से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप 100% बिल्कुल सही करोगे। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।